नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण लाल गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय उन्नाव टोंक। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं थी, उन संकल्पनाओं में एक तारक संकल्पना जिनमें कांट और लाप्लास महोदय की जो संकल्पनाएं थी उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में जो द्वितारक जो संकल्पनाएं हैं उनमें जो रसेल महोदय की जो जिस परिकल्पना का नाम भी द्वितारक परिकल्पना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रसेल महोदय ने जो है पृथ्वी की और जो ग्रह उपग्रह हैं उनकी जो है उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके बारे में जो परिकल्पना दी है उसे द्वितारक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। रसेल महोदय की जो द्वितारक परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना थी उनकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कमियां थी, दो कमियां महत्वपूर्ण जो कमियां थी, उन कमियों में सूर्य और वर्तमान जो ग्रह हैं उनके बीच की जो दूरी थी वो इतनी अधिक दूरी पर ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, वो एक मेन कमी थी जेम्स जीन्स की परिकल्पना के अंतर्गत। और दूसरी जो कमी थी वो थी ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता, क्योंकि वर्तमान जो कोणीय आवेग बल है उसका अधिकांश भाग ग्रहों में मौजूद है, जबकि ये जो कोणीय आवेग जो स्थिरता सिद्धांत है उसके अनुसार अधिकांश जो भाग है वो सूर्य के अंतर्गत होना चाहिए था कोणीय आवेग का। तो इन दो समस्याओं का समाधान करने के लिए रसेल महोदय ने जो है अपनी द्वितारक जो परिकल्पना है उसका प्रतिपादन किया। इन समस्याओं के समाधान के लिए रसेल महोदय ने द्वितारक परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने माना कि आदिकाल में सूर्य के अलावा दो तारे थे। सूर्य का एक साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था जो 290 करोड़ किलोमीटर दूर था। अचानक तीसरा विशालकाय जो साथी तारा था वो साथी तारे से विपरीत दिशा में जो है 48 से लेकर 64 लाख किलोमीटर बीच की दूरी से जो वो गुजरा। विशाल तारे के पास गुजरने से साथी तारे पर ज्वारीय बल से कुछ पदार्थ उससे अलग हो गया। जिस प्रकार से आप देख रहे हो, जिसके अंतर्गत जो सूर्य है, सूर्य के साथ ही एक जो तारा था वो उसका साथी तारा जो कि सूर्य के अपने परिभ्रमण जो पथ है उसके ऊपर परिभ्रमण कर रहा था। तो जब यह सूर्य के पास से गुजर रहा था तो एक जो अन्य जो विशालकाय तारा था वो साथी तारे के पास से गुजरता है, और जिससे जो है उस साथी तारे से जो है के ऊपर जो है विशालकाय तारे के गुरुत्वाकर्षण से जो है उससे ज्वार उत्पन्न होता है, और ज्वार उत्पन्न होने से साथी तारे से जो है विशाल बहुत अधिक मात्रा में जो पदार्थ है वो उससे अलग हो जाता है। और जो साथी तारा है तो साथी तारे से जो अलग हुआ पदार्थ है वो विशालकाय तारे की दिशा में साथी तारे के विपरीत घूमने लगा। अब साथी तारे से जो पदार्थ अलग हुआ था वो विशालकाय तारे की जो दिशा थी उसके विपरीत वो जो घूमने लगा। इसका कारण था कि जब साथी तारा जो है अपने पथ पर आगे चला गया और जो कुछ पदार्थ ज्वारीय पदार्थ जो था वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इन पदार्थों से आगे चलकर जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, और ग्रहों के आपसी आकर्षण से पदार्थ निकलकर उपग्रह बने, और इन्हीं जो ग्रह थे उससे वापस जो ज्वार उत्पन्न होने के कारण जो पदार्थ अलग हुआ इसी प्रक्रिया द्वारा उससे जो है उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार रसेल महोदय ने बताया था कि किस प्रकार से जो है ग्रहों का और जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने इस समस्या का जो है समाधान किया। अब इसके साथ ही ये जो था उसके अंतर्गत कुछ उसकी कमियां हैं। उसके अंतर्गत पहली कमी जो थी, आलोचना जो थी वो थी साथी तारे से ग्रहों का निर्माण हुआ, परंतु अवशिष्ट भाग के बारे में जो है रसेल महोदय ने नहीं बताया कि वो बाद में कहाँ गया, वो अवशिष्ट जो भाग था वो कहाँ पर गया, तो इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। दूसरी जो उसकी आलोचना है, महत्वपूर्ण आलोचना, वो है साथी तारे से निकला हुआ पदार्थ तो विशाल जो तारा था के आगे निकल जाने से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण परिधि में आ गया, परंतु साथी तारे के अवशिष्ट भाग का सूर्य की परिधि में क्यों नहीं आ पाया। तो इस बात का भी वो जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि साथी तारे से जो ज्वारीय जो पदार्थ निकला वो तो क्या हुआ कि सूर्य की परिधि में आ गया, परंतु जो अवशिष्ट भाग था वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत क्यों नहीं आया। तो ये दूसरी आलोचना थी। तीसरी आलोचना थी, यदि मान भी लिया जाए कि ग्रह सूर्य की परिधि में आ गए तो रसेल यह बात को पूरी प्रक्रिया को नहीं समझा पाते कि यह कैसे संभव हुआ। तो रसेल ने इस प्रक्रिया को नहीं बताया कि किस प्रकार से जो ज्वारीय पदार्थ था जो साथी तारे से अलग हुआ था वो किस प्रकार से जो है सूर्य की परिधि में आया, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आया था। एक और जो आलोचना थी, अंतिम आलोचना, इतनी अधिक दूरी पर फैले हुए ग्रह वर्तमान स्थिति में किस प्रकार आए। तो इतनी अधिक दूरी पर
किस प्रकार से जो ग्रह फैले हुए हैं वो वर्तमान जो दूरी है वो इस स्थिति में किस प्रकार से इनका बने हुए हैं या किस प्रकार से वर्तमान स्थिति में आए, तो ये जो परिकल्पना है उसके बारे में भी रसेल महोदय ने नहीं बताया था। इसके अलावा रसेल महोदय की जो परिकल्पना थी उसके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। उन पक्ष में जो पहला तर्क था कि वर्तमान में पेपर के अनुसार अधिकांश तारे जो है 80% तक युग्म या समुद्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो अधिकांश जो तारे हैं वो क्या पाए जाते हैं, युग्म या जुड़वा रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो संकल्पना है वो भी क्या है, युग्म तारों से संबंधित है, अर्थात युग्म तारों का पाया जाना इस परिकल्पना को जो है सिद्ध करता है। दूसरा जो इसका पक्ष में जो तर्क है वो है ग्रहों के बीच की दूरियों का स्पष्ट करता है। तो इसके अंतर्गत जो ग्रहों के बीच की जो अधिक दूरियां है, तो इतने अधिक दूरी पर ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो ये भी इस जो परिकल्पना है उसके माध्यम से सिद्ध होता है कि सूर्य से जो है अत्यधिक दूरी पर जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है। तीसरा है ग्रहों का अधिक कोणीय संवेग भी इससे स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस पदार्थ से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है वो सूर्य से अलग था, जो कि साथी तारे से बने हुए थे। तो इस प्रकार से जो कोणीय संवेग जो बल हैं या जो कोणीय संवेग जो अत्यधिक मात्रा में जो है विभिन्न ग्रहों में पाया जाता है उसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है। तो रसेल महोदय ने जो है अपनी परिकल्पना को इस प्रकार से समझाया था। धन्यवाद।